उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन या उत्तराखंड, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 8 भागों में हमने पढ़ा था। 8 भाग एक बार बताना आप सभी। पहले में कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और उसके बाद सेकंड में क्या बताया था? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, या उच्च हिमालय भी इसको कह सकते हैं। अगर एक नाम आपको पता है, हाई या ग्रेटर या उच्च, सारे एक ही के नाम है, तो ग्रेटर भी इसको कह सकते हैं। फिर इसको स्मॉल, अगर उसको उच्च कहेंगे तो इसको निम्न हिमालय कह सकते हैं। मध्य हिमालय भी इसको कह सकते हैं। निम्न मतलब होता है नीचे, निम्न हिमालय, या आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं इसको। और उसके बाद तीसरे में हमने क्या, चौथे नंबर पे क्या पढ़ा था? दून और द्वार, ये पढ़ा था। पांचवे में शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय। और छठे क्रम में भावर, भावर के बाद तराई, तराई के बाद गंगा का मैदान। इस प्रकार से 8 भागों में बांटा है। अगर हम इसको ऐसे बना दें, देखो धरातल में इस तरह से बना दें इसको। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय, इससे छोटा होगा, ये ट्रांस हिमालय है लगभग, ठीक है। और 3D टाइप से आप अगर इसको ऐसे समझोगे तो ये एकदम समझ आ जाएगा। ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, ये वाला। तो महान हिमालय में क्या थे? ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। ऊंचाई कितनी थी? 4500 से 7817 मीटर। और उसके बाद फिर पढ़ा था आपने पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां किस हिमालय में? मध्य हिमालय। फिर आपने इसके बाद देखा और पहाड़ियां हैं, इधर है पहाड़ियां। अब इसके बीच में कुछ टिब्बे वगैरह हैं इस तरह से, तो दून या द्वार है। दो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा क्षेत्र है, तिरछी क्षैतिज घाटियां हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ लो एक गली टाइप की है, दोनों तरफ मकान है, बीच में एक गली, और थोड़ा समतल है तो यहाँ पे लोग रहते हैं। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा दून और द्वार। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि दून द्वार की ऊंचाई कम कैसे होगी? कम होगी ना इसकी ऊंचाई। जैसे आपने पढ़ा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 1200 से कितने मीटर थी? 750 से 1200 मीटर। और 1200 से 4500 मीटर किसकी? मध्य हिमालय की। तो इसकी ऊंचाई लगभग इसकी ऊंचाई कम है, 750 के आसपास। कहीं तो बिल्कुल मैदान होगा तो वहां तो जीरो ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती। तो दून द्वार आप ध्यान रखना, इससे छोटा होगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा मोटे कंकड़ पत्थर युक्त जो क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? भावर। भावर बंजर क्षेत्र होगा, ठीक है। भावर कैसा क्षेत्र होगा? बंजर क्षेत्र। अब यहाँ पे भावर में नदियां लुप्त हो जाती हैं। कैसे होती हैं लुप्त? देखो यहाँ नदियां, यहाँ ग्लेशियर हैं। इस क्षेत्र में आपने कल पढ़ा था कि यहाँ क्या है? बड़े बड़े हिमखंड हैं, ग्लेशियर हैं, बर्फ पड़ती है यहाँ, और ग्लेशियरों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। यहाँ से ग्लेशियर पिघले और नदियां निकली। अब नदियां ऐसे बहते हुए आगे की तरफ बढ़ी और यहाँ से भी सीधे आगे निकल गई। अब नदियों के साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहकर आते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, रेत इत्यादि चीजें बहकर आती हैं, बोल्डर वगैरह बहुत सारी चीजें और भी बह सकती हैं। तो जब ये बहकर आती हैं तो भावर, भावर से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है तो यहाँ रुक जाती है, ठीक है। तेज गति से बहकर आएंगी तो यहाँ रुक जाएंगी, इससे आगे बढ़ नहीं सकती, तो भावर में एक मैदान बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त का मतलब छुप जाती हैं। जैसे नदियां नीचे सतह से बहेंगी यहाँ से। जैसे ऐसा मान लो आप, यहाँ आपने पत्थरों का ढेर लगाया, बहुत सारे कंकड़ पत्थर रखे, और उसमें यहाँ पे मैंने एक ढेर लगाया और ऊपर से पानी डाला,
तो पानी उन पत्थरों के ऊपर से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? नीचे से, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वो पत्थर खत्म हो जाएंगे फिर पानी दिखाई देगा। यानी कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे नदियां छुप जाती हैं, कहां नदियां धरातल के अंदर ही सतह से बहती हैं, खत्म नहीं होती, अंदर ही अंदर बहती रहेंगी, क्योंकि कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र है, यहां से आगे से बहेंगी। अब जैसे ही उसको रेतीला क्षेत्र मिलता है, जैसे उसको महीन कणों वाला क्षेत्र मिलता है, बारीक रेत वाला क्षेत्र मिलता है, दलदली भूमि मिलती है, तो ऐसे क्षेत्र में ये नदियां फिर ऊपर आ जाती हैं। यहाँ पे जो मिट्टी होगी दलदली होगी, और इसी को क्या कहा जाएगा? तराई कहा जाएगा इसको। ये तराई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भावर। कोई रटना नहीं है आपने, कहाँ नदियां लुप्त होती हैं ऐसा रटना क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे। जहां कंकड़ पत्थर होंगे, मोटे कंकड़ पत्थर, वहां नदियां अंदर से बहेंगी। जैसे एक नदी है कोटद्वार में, नदी का नाम है खोह नदी। कोटद्वार कोटद्वार खोह नदी के किनारे है। जो सिद्धबली हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा, वो खोह नदी के किनारे है। और ये खोह नदी लोगों ने बोल दिया खो गई नदी। उन्होंने देखा ये नदी इस तरह से बनती है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ दो नदियां हैं, उसके बाद ये नदी बहती है, और कोटद्वार इसी नदी के किनारे है। कोटद्वार, पौड़ी का कोटद्वार, और बीच में ये नदी दिखाई नहीं देती, तो लोगों ने बोल दिया खो गई, और आगे फिर निकल जाती है, आगे फिर उसके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तराई आ जाएगा। फिर जहां गंगा नदी बहती है उसको गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, मैदान के दो नाम होते हैं, एक बांगर, एक खादर। ठीक है, देखो कोई भी मैदान है, जैसे इसको ऐसे समझ लो, यहां से आई नदी, और ये नदी आ रही है, और बरसात में तो इसका पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये नदी यहां तक फैल जाएगी, और इसने अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी मिट्टी बिछा दी। जैसे बरसात में आपने रिस्पना नदी देखी होगी, यहाँ पे रिस्पना के किनारे जहां अभी घर बना रखा है लोगों ने, वहां तक पूरा पानी आ जाता है, और मिट्टी भी आ जाएगी, मिट्टी गाद वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं बहकर। और जैसे ही नदी कम हुई, अब लोगों ने इसमें क्या लगाना शुरू कर दिया, सब्जियां वगैरह खेती करनी शुरू कर दी। तो ये प्रतिवर्ष का जो मैदान है, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी से बना हुआ जो मैदान है, इसको तो खादर बोला जाएगा। आप ऐसे याद कर लेना, ये शब्द खाद से याद कर लेना। प्रत्येक साल खाद डाली गई, तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बनाया गया जो मैदान है उसको खादर कहेंगे। बांगर क्या होता है? बांगर होता है कई साल पहले ये नदी बहुत दूर बहती थी, जैसे मान के चलो रिस्पना नदी उतने दूर है, और कई साल पहले उसका रास्ता कहीं और होगा, दूर होगा। अगर आप रिस्पना नदी से 1-2 किलोमीटर आगे, या कोई बड़ी नदी के 1-2 किलोमीटर आगे तक खेत देखेंगे, तो वहां आपको गोल गोल से पत्थर दिखाई देंगे। वो पत्थर कहां से आ गए? यानी कि वो नदी कभी ना कभी वहां बहती थी। तो उस नदी द्वारा बनाया गया जो पुराना मैदान है उसको बोल देंगे बांगर। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज तो कैसी भी आ सकती है, देखो लैंग्वेज खुद भी आप बना सकते हो, समझ में आना चाहिए आपका। नदियों द्वारा वो मिट्टी लाई जाती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बने पुराने मैदानों को बांगर कहा जाता है, नए मैदानों को खादर कहा जाता है। एग्जाम में इतना ही आएगा, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। अब कुछ लोगों ने इसमें से खेती की भी होगी, नहीं भी की होगी, थोड़ा बहुत फसल तो लगाई होगी, तो इसमें से आप बताना कौन सा ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होगा, किसमें अच्छी फसल होगी, बांगर में या खादर में? खादर में। ठीक है, खुद ही आप समझ गए, मैंने तो बताया भी नहीं। खादर में अच्छी फसल होगी, क्योंकि खादर में हर साल नदी इस मिट्टी को बदल देगी। अब एक साल 6 महीने इन्होंने खेती की, फिर 6 महीने बाद बरसात का समय आ गया, फिर नदी और मिट्टी बहाकर लाएगी पहाड़ों से और यहाँ फैला देगी। लेकिन यहां तो नहीं फैला पाएगी ना, यहाँ दूर का क्षेत्र है, तो ऐसे मैदान को बांगर कहा जाता है। आप इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, बांगर मतलब बंजर, खादर मतलब प्रतिवर्ष खाद डाल रहे हैं, खादर हो जाएगा। खाद प्रतिवर्ष, ऐसे लॉजिक याद रखना आपकी, बांगर और खादर। ऐसा तो लगेगा एग्जाम में कि दोनों पड़े हैं, लेकिन कौन सा नया है कौन सा पुराना मैदान है वो समझ नहीं आएगा। नया वाला मैदान ये होगा,
प्रत्येक साल जो मिट्टी लाई जाती है खादर, ये हो जाएगा भांगर। बस इतना ही है। अब इसी में आयोग पूछ लेगा इसमें कौन उपजाऊ है ज्यादा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन उपजाऊ है। अब यहाँ आयोग आपसे पूछेगा भाबर और तराई में कौन ज्यादा उपजाऊ है। तराई, तराई में धान गन्ना इत्यादि फसल अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि गंगा के मैदान में और तराई में कौन उपजाऊ है, इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता। गंगा का मैदान भी तराई ही है, सिर्फ उसका नाम गंगा का मैदान इसलिए रखा गया है क्योंकि गंगा नदी वहां बह रही है तो तराई दलदली भूमि। तो आपको इसमें कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि गंगा का मैदान और तराई में कौन ज्यादा उपजाऊ है, ऐसा आएगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा बंजर क्षेत्र होता है, भाबर बंजर क्षेत्र होता है, भाबर में फसलें नहीं होती। अब थोड़ा बहुत तो मिट्टी की कंकड़ पत्थरों के ऊपर कोई मिट्टी बिछाकर फसल कर लेता है, फसल उगा लेता है, लेकिन अच्छी फसल कहाँ होती है, तराई क्षेत्र में होती है। तो इस तरह से इसका धरातली विन्यास ऐसे आप याद कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। कल मैंने आपको ऊंचाई बता दी थी सबकी, ठीक है, ऊंचाई भी ध्यान रख लेना। बस इतना ही है, इसको याद कर लेना। अब चलो इसमें लिखना प्रारंभ करोगे। एक चीज और बताना बच गया था इसमें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर बताना बच गया, ठीक है। ये भी सिंपल है, आप समझ जाओगे इसमें। पहले हम इसमें लैटिट्यूड पढ़ेंगे। अक्षांश, अक्षांश क्या होता है? कौन सी रेखाएं? ज्योग्राफी आपने अभी पढ़ी नहीं तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसमें देखो, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इसको जब हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसको इक्वेटर कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमध्य इसलिए है, पृथ्वी के बीच में है, इक्वेटर है। अब इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ आती हैं। जो पृथ्वी की मध्य की रेखा है, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होगी इस क्षेत्र में, वो तो आप ज्योग्राफी में पूरा पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि ये 0 डिग्री, 0 डिग्री कौन सी रेखा है, अक्षांश या देशांतर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री है। अब यहीं से हम अगर डिग्री बनाना चाहें, इधर से यहां से डिग्री बनाएंगे। अगर 1 डिग्री एंगल में यहां ले लिया और 1 डिग्री इधर ले लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, यहां से एंगल लिया 1 डिग्री इधर 1 डिग्री इधर, जब इन दोनों को मिला दिया ये बन जाएगा 1 डिग्री लैटिट्यूड बन जाएगा या 1 डिग्री अक्षांश बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां से 23.5 डिग्री ले रहे हैं, इस एंगल से हमने यहां लिया एंगल, ऐसे बनेगा ना एंगल, ऐसे ये 23.5 डिग्री का एंगल बना। और इस साइड भी हमने बराबर बनेंगे दोनों, यहां भी 23.5 डिग्री का एंगल बनाया इस बिंदु से, और इन दोनों को जब मिला दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद ये वाली रेखा जो बनेगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड बनेगा। और इसका मतलब है कि एक कर्क रेखा है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी रेखाएं डल सकती हैं। अब उत्तराखंड में आपको ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड कहां स्थित है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट यहां तक है, इसको आपने ऐसे याद करना है। अब ध्यान रखना है, इस रेखा से ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, जितने भी लैटिट्यूड डलेंगे इससे ऊपर नॉर्थ वाले डलेंगे, और इस रेखा से नीचे साउथ वाले लैटिट्यूड होंगे। भाई साउथ में भी तो ऐसे ही रेखाएं डल सकती हैं, यहां से एंगल साउथ में भी तो बनेंगे, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, नॉर्थ। उत्तराखंड कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी में? उत्तरी में, नॉर्थ में है उत्तराखंड, ठीक है।
साउथ वाली जो रेखा जाती है ना, ये भूमध्य रेखा, ये भारत के सबसे दक्षिण से जाती है, ये वाली। अब उत्तराखंड तो यहाँ है, यहाँ इस स्थान पर, तो यहाँ पे देख लो उत्तराखंड में कैसे आपको समझना है। यहाँ है उत्तराखंड, उत्तराखंड का सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा 28 डिग्री 43 मिनट का है। अब उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। 28 डिग्री 43 मिनट से मैंने कितना बताया? 31 डिग्री 27 मिनट। तो उत्तराखंड का ये वाला बिंदु ऐसे समझ लो, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे लास्ट वाला सही से नहीं बना है, एक मिनट, पहले आप इसी को समझ लो, एक बार रुक जाओ। ये मैंने आपको ग्लोब बताया, इसके मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन ये जा रही है, और मैंने इसी में आपको बताया ये जो रेखा है ये भारत के कहां से जाती है? ये जो लाइन है भारत के बीचों बीच नहीं, भारत के दक्षिण से जाती है, 0 डिग्री वाली। बीचों बीच तो फिर 0 से ऊपर 1 2 3 4 ऐसे जाती जाएगी, और 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है ये भारत के बीचों बीच से जाती है। यानी कि हम तो भारत के बीचों बीच से बहुत ऊपर हैं, 23.5 से भी ऊपर रहेंगे ना हम, 24 25 26 27 28 डिग्री एंगल पर हम हैं। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ हैं, इस स्थान पर हैं हम, ऐसा उत्तराखंड है, ऐसे है भारत में स्थित। तो 23.5 के बाद 24 25 26 27 28 ये वाली जो लाइन होगी, ये जो उत्तराखंड के सबसे लास्ट को पॉइंट को टच करेगी, ये कितनी होगी? 28 डिग्री 43 मिनट होगी, 28 डिग्री 43 मिनट। फिर उसके बाद सबसे ऊपरी पॉइंट क्या पढ़ा था आपने? दक्षिणी पॉइंट कौन सा पढ़ा था? उधम सिंह नगर का सिरपुरा पढ़ा था ना। तो जो उधम सिंह नगर का सबसे लास्ट पॉइंट है सिरपुरा, कितने डिग्री पर है? 28 डिग्री 43 मिनट पर। अब इससे ऊपर बढ़े हम 29 30 31। फिर मैंने बताया कि थांगला जो दर्रा है उत्तरकाशी का, ये है 31 डिग्री 27 मिनट। तो ये हो जाएगा 31 डिग्री 27 मिनट। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड किस लैटिट्यूड पर है, तो आप बताओगे 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है, इतना बताओगे। लेकिन लैटिट्यूड तो आपको पता है, लेकिन आप इसमें ये भी ध्यान रखोगे नॉर्थ है या साउथ है। कहां दिख रहा है आपको? इस लाइन से ऊपर तो सारी रेखाएं नॉर्थ में होंगी, तो नॉर्थ ध्यान रखोगे, नॉर्थ में ही तो है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब इसी में ये पूछा जा सकता है कि इनके बीच में गैप कितना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 और 3 के बीच में गैप कितना है, क्या करोगे? माइनस करोगे। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? 31 डिग्री 27 मिनट में से 28 डिग्री 43 मिनट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने का एक तरीका है, जैसे 31 डिग्री 27 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट को माइनस करना है, तो यहां तो बड़ा है इसमें से जब माइनस करोगे, मैंने इसको मिनट बताया, इसको घंटा, आप 1 घंटा मान सकते हो, तो यहां से 1 घंटे लोगे, तो इसको कैसे क्या बना सकते हो आप? इसको ये बना सकते हो 30 हो जाएगा ये, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 70 80, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो इसको। 31 घंटे 27 मिनट को 30 घंटे 87 मिनट भी तो लिख सकते हो आप। घटाने के लिए, माइनस करने के लिए ऐसा ही तो करना पड़ेगा। तब जब इसमें से माइनस करोगे 2 डिग्री 44 मिनट, 44 ही निकलेगा, इसमें से माइनस कर लो। ठीक है, इतना निकल जाएगा। घटाने का तरीका है, अगर आपको इसमें से एक ये वाला याद है या ये वाला याद है, तब तीसरा निकाल सकते हो आप। दोनों याद है ये तो खुद निकाल लोगे माइनस करके। ठीक है, माइनस कैसे किया? अरे सिंपल, 31 घंटे 27 मिनट को हमने क्या किया है, 1 घंटा इधर ले लिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 27 में 60 जोड़ दिया, कितना बन गया? 87 बन गया। 87 में से माइनस किया है ये वाला, इसको तो आप गैप ही कर लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 31 घंटे 27 मिनट या 30 घंटे 87 मिनट में कोई अंतर नहीं है, तो इसमें से माइनस कर दिया। तो इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। गैप पूछेगा, कितने लैटिट्यूड का गैप है, मतलब उत्तराखंड के
साउथ और नॉर्थ में, इसमें साउथ और नॉर्थ पॉइंट में कितने डिग्री का गैप है? गैप आप बताओगे 2 डिग्री 44 मिनट 44 मिनट। ठीक है, अगर पूछेगा कहां से कहां तक फैला है, तब बताओगे 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लॉन्गिट्यूड, या इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर कहा जाता है। खड़ी लाइनें जो होती हैं हमने बना रखी हैं अध्ययन करने के लिए, खड़ी लाइन है, तिरछी लाइन है। तो इसमें देखो, इसको हटा दो, मैं लिखा दूंगा इसको अभी। चलो, इनमें जो लाइनें हैं, इसी में, इस वाले में भी आप ध्यान रख सकते हो। पृथ्वी के बीचों बीच अगर हमने इसको ऊपर और नीचे में बांटा तो तिरछी लाइनें डाली। अब इसको हम ईस्ट और वेस्ट में मापेंगे तो बीचों बीच एक लाइन डली है और ये इंग्लैंड से डाली गई है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री रेखा है, इसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। ये समय को बताती है और इंग्लैंड के बीचों बीच से डाली गई है। अब इंग्लैंड से तो भारत बहुत आगे है, भारत इधर है, तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक ये है। जैसे हम यहां से 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक ये यहां तक फैली है। अब इनके बीच में भी गैप आपसे पूछा जाएगा। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट यहां तक है। ये क्या आ जाएगा? अब मुझे ये बताओ, पूर्वी ईस्ट देश, ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा या वेस्ट होगा? पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिमी देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर होगा। इस लाइन से इधर वाली सारे देशांतर कैसे हो जाएंगे? ईस्ट हो जाएंगे, यानी कि पूर्वी, और ये हो जाएंगे पश्चिमी या वेस्ट वाले। तो भारत तो है ही नहीं यहाँ। जब पूरा भारत वेस्ट में है तो आप ये इसको कहोगे ईस्ट में है, तो ये भी उत्तराखंड भी ईस्ट में हो जाएगा। यानी कि कभी कभी आपको ऐसा लिखाया जा सकता है कि 77 डिग्री 34 मिनट ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो आप इसको क्या कहोगे? ईस्ट में है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो, माइनस करके दिखाओ चलो जल्दी से। जैसे मैंने बताया था 77 डिग्री 34 मिनट को पहले बदलो, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ऐसे लिख देता हूं, चलो अब करो माइनस। जल्दी से करना, एक बार बोलो मत। आपने कर दिया, ठीक। माइनस करो। यहां से देखने में तो मजा आ रहा है। वहां से लाइट ही लाइट दिखती है, यहां से तो आराम से शांति से देख रहा है। तुम्हें बढ़िया से पढ़ा करो। इसको क्या लिख सकते हो? हाँ, 80 और 62, बस हो जाएगा। वहां की 80 और 62 लिख सकते हो उसको, तो आराम से हो जाएगा। इसको लिख दो 80 और 62, बस। अब माइनस करो, कितना निकला? इतना मिनट निकला, बस। इसमें गैप आएगा तो गैप ही हो जाएगा, बस इतना ही तो है। 1 डिग्री, अब यहां से ध्यान रखना, 1 डिग्री हम जब ईस्ट की ओर आते हैं 4 मिनट प्लस हो जाता है समय में, तो हम कितने डिग्री आए? 3 डिग्री आए लगभग। कितना मिनट का फर्क होगा? फर्क कहां कहां होगा देखो, ये पढ़ रहे हैं ना, ये कितना है? 77 डिग्री 34 मिनट। ये कितना है? 81 डिग्री 02 मिनट है। यानी कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है? ये है पिथौरागढ़ का काला पानी और ये देहरादून का आसन बैराज। तो देहरादून के आसन बैराज और पिथौरागढ़ के काला पानी में कितनी मिनट का लगभग अंतर होगा? मैंने बताया 1 डिग्री में 4 मिनट है, लगभग 3 डिग्री में 12 मिनट का अंतर होगा। मुझे ये बताओ, 12 मिनट पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में या आसन बैराज में?
पिथौरागढ़ में। ईस्ट साइड ये है, सूर्य यहीं से आएंगे, 12 मिनट पहले सूर्योदय हो जाएगा और यहाँ 12 मिनट बाद सूर्योदय होगा। अस्त भी ऐसे ही 12 मिनट पहले सूर्य अस्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे, यहाँ 12 मिनट बाद डूबेंगे। ऐसे अंतर आ जाता है। लेकिन भारत के समय को आपने देखा होगा 82.5 डिग्री है। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड कितने डिग्री पे था? इस इधर 81.02 पर था। और भारत का टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री है। भारत और उत्तराखंड के समय में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ के समय में और पिथौरागढ़ के समय में कोई अंतर नहीं है। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये है। ठीक है, भारत में एक ही टाइम जोन है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। बस इस समय के लिए चलो इतना ध्यान रख लेना। समझ आ गया इतना? अब जैसे ये पूछा जाता है उत्तराखंड पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। थ्री 358 और 358 और ये कितना है 320। तो उत्तराखंड आयताकार है इस तरह से। 358 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 358 किलोमीटर और 320 ऐसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 320 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ में उत्तराखंड की लंबाई, इसमें चौड़ाई बताइए, तो आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ये भी ध्यान रख लेना। चलो बाकी तो तुम्हें समझ आ गया। अब इसमें लिखना प्रारंभ करो। हेडिंग डालना उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हेडिंग डालिए। अभी तक तो तुमने ऐसे लिखा होगा कि कुछ भी लिख दिया। अब मैं तरीके से उसको लिखा दूंगा जिससे पढ़ने में सुविधा होगी। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। पहले मैं इसी में लिखूं। इस आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। आगे लिखना इस आधार पर उत्तराखंड को, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। इस आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। अब वो 8 भाग एक एक करके लिखते रहना। फर्स्ट में लिखना ट्रांस हिमालयन रीजन या ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। यहां लिखा था इसमें ट्रांस हिमालय। दूसरे में पहले 8 पूरे लिख लो। ग्रेटर हिमालयन रीजन या उच्च हिमालयी क्षेत्र। इसको आप उच्च हिमालय लिख सकते हो। इसी को हिंदी वाले सब लिख लेना ये नाम, महान हिमालय लिख सकते हो। इसको आप वृहद हिमालय लिख लेना। उच्च, महान, बृहद और ग्रेटर तो बता ही रखा है आपको। ग्रेटर
हाई में भी आएगा तो हाईएस्ट वाला भी यही हो जाएगा। लिख लिया। अब इसके बाद लिखना, हिंदी में लिखना निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, इंग्लिश वाले सेंट्रल हिमालय भी लिख सकते हो या स्मॉल हिमालय। निम्न हिमालय, मध्य हिमालय एक ही का नाम है। निम्न मतलब भी छोटा, मध्य मतलब बीच में है ना, सेंट्रल हो जाएगा ये, क्योंकि 3 हिमालय हैं बताया था मैंने, उनके बीच में है, सेंट्रल हो जाएगा। या इसको उच्च बोलेंगे तो इसको स्मॉल बोलेंगे, छोटा है इससे छोटा। बस नाम तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए, नाम चाहे कैसे पूछे एग्जामिनर। तीसरे में लिखो दून द्वार। दून द्वार एरिया लिखना, एक जगह नोट से बनाते जाओ। अब दून द्वार एरिया, और उसके बाद लिखना चौथे में शिवालिक, पांचवें में लिखना शिवालिक। शिवालिक हिमालयन, शिवालिक हिमालय लिख लीजिए। छठे में लिखो भाबर, भाबर एरिया। अगले में लिखना तराई या लो लैंड, तराई लिख लेना या लो लैंड एरिया। अगला गंगा का मैदान। अब इसी में एक काम करेंगे, इसके नीचे ही आप जस्ट ये वाला बना लो, ये आपके समझ आएगा, इसलिए छोटा सा इस तरह का बना लो। ये जिसने नहीं बनाया है वो जल्दी से बना लीजिए इसको, ये समझने के लिए बहुत अच्छा मैप है। इस तरह से बनाओ। फिर से में ये बनाना है, यहां पे लिख लेना, इसको ट्रांस लिख लेना। फिर मैं ऊंचाई वाला भी बना दूंगा, ट्रांस हिमालय, इसको बना लो जल्दी से। जितने बढ़िया ढंग से लिखोगे ना उतना समझ आएगा, ठीक है। मध्य हिमालय दून, दून को थोड़ा छोटा बनाना है, दून तो यहाँ गैप है। मसूरी की पहाड़ी और इसमें तो अंतर है ना अंतर। मसूरी की पहाड़ी ऊंची है या दून, दून वाला मसूरी ऊंचा है। बाद में मैं अगर आपको इस तरह से मैप समझ नहीं आते, कुछ समझ नहीं आता, तो नोट्स में फॉर्म में भी दे दूंगा, ठीक है, जहां पे पूरी तरह से नोट्स बने होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बना लिया इसको, बनाओ आराम से, घर में जाके सजा लेना। इन पत्थरों को थोड़ा सा बड़े बड़े कलर में बना देना, समझ आ जाएंगे आपको, समझ आने चाहिए बस। अब कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स सुंदर नहीं बनने चाहिए, भद्दे बनने चाहिए, कि सुंदर बनाने से क्या फायदा होता है। लेकिन क्या होता है, जब आप थोड़ा ठीक ढंग से लिखा होगा तो पढ़ने में सुविधा मिलेगी, पढ़ते समय याद होगा, यही तो फर्क होता है। तो खिचड़ी पकाई रहेगी तो उसको तो कोई देखेगा नहीं ढंग से। अब यहाँ पे लिखा हुआ सही दिख रहा है आपको, तो इससे फायदे ही होंगे आपके। बना लिया इसको सबने, घर में आराम से बना लेना, बाकी जो ठीक से बनाना हो। बस समझ आना चाहिए कि ये ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इससे नीचे पहाड़ियां वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भाबर एरिया है, कैसे नदी अंदर से जा रही है, और यहाँ तराई का एरिया है, ठीक है। अब इसी को आप इस तरह से लिख लेना, ऊंचाई वाला जो मैंने कल बताया था आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप महान हिमालय लिख लो, उसके बाद मध्य हिमालय लिख लेना, उसके बाद शिवालिक हिमालय लिख लेना, शिवालिक, उसके बाद मैदान लिख लेना।
अब मैं दून द्वार नहीं लिख रहा हूं, दून द्वार की ऊंचाई इसमें गैप में पता नहीं चल पाता है, इसलिए उसको रहने दो। जीरो है, जीरो से 750, 750 से 1200 मीटर, 1200 से 4500 मीटर, 4500 से 7817 मीटर। तुम्हारे तो सवाल ही नहीं रहते, कोई कौन सवाल क्यों नहीं पूछते हो? सर से भी नहीं पूछते तुम? कोई डाउट सवाल कि सर ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे तो सवाल होने चाहिए बहुत सारे। ये है मीटर, ठीक है। शिवालिक हिमालय कितने मीटर से कितने मीटर तक फैला है? 750 से 1200 मीटर तक ये फैला है। पता ही चल रहा होगा, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर आएगा मध्य हिमालय, 1200 मीटर से 4500 मीटर तक फैला है। ग्रेटर हिमालय 4500 से 7817 मीटर तक। ये तो याद हो गया मीटर में, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, लगभग ऊंचाई होती है। अगर कभी एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया 800 से 1500 मीटर तक, इस तरह से मोटा अनुमान दे दिया उसने। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बहुत गैप रखता है दो ऑप्शनों में, तब आप इसके अनुसार याद तो इसको कर लेना भाई, कहीं ऊंचाई थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा 1200 को 1300 कर दिया, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर के रहेंगे, तो वहां पे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। याद ये वाला कर लेना ढंग से। चलो, अब इसी में मैंने बताया था, भ्रंश बताए थे। भ्रंश के लिए आप ऊपर ट्रांस हिमालय भी लिख देंगे, ट्रांस हिमालय। पहला भ्रंश बताओ, ITSZ, ITSZ, इसको लिखो ITSZ को। इंडस सांगपो सच्चर जोन, इंडस तसांगपो लिखना उसको, इसलिए टी पढ़ा जाता है। इंडस सांगपो सच्चर सचर जोन, या इसको सचर जोन, हिंदी में इसको कहा जाता है हिंज रेखा। जिसने इंग्लिश में याद कर लिया, हिंदी में जरूरत नहीं है, इंग्लिश वाले पार्ट को देख लेना वहां, ठीक है। क्या बताया? इंडस सांगपो सचर जोन। अब इसके बाद क्या था? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इंग्लिश वाले लिखेंगे, और हिंदी वाले लिखेंगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश लिख लो इसको, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। सी के बाद क्या था? MBF या टी, पहले टी वाला याद कर लो, MBT या MBF। मेन बाउंड्री, बाउंड्री ध्यान ध्यान रखना, थ्रस्ट तो थ्रस्ट ही है, ठीक है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य बाउंड्री, मतलब सीमा, मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या हिमालय, हिमालय अग्रभ्रंश, अग्र मतलब आगे, हिमालय अग्रभ्रंश। जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। और जो हिंदी वाले हैं वो भी अगर इंग्लिश में याद करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान रख लेना।
हो गया इतना। अब इसी में पहला हेडिंग डालेंगे आप ट्रांस हिमालय। अब एक एक करके थोड़ा कुछ और चीजें हैं उसके बारे में वो लिखते रहेंगे हम, फिर खत्म होगा ये। पहला हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। ये तो पता चल जाएगा ना कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के नॉर्थ में है या उत्तर में है, पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा भाई। यहाँ पे अगर ऐसा पूछ लिया महान हिमालय के नॉर्थ में या उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय, ये तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता चल रहा है। महान हिमालय के ठीक दक्षिण में क्या है, मध्य हिमालय, ठीक है, सेंट्रल हिमालय, उसके दक्षिण में तो दून द्वार था, वो आपको पता चल रहा है। अब इसमें लिखो यह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है। यह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, मतलब कहां कहां इसका एरिया है, 3 जिलों में फैला है। तो 3 जिलों के नाम लिख लीजिए, कल बताया था आपको। उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, डैश करेंगे और उसमें लिखेंगे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये 3 जिले लिख लीजिए। अन्य नाम लिखो जैस्कर श्रेणी, इसका अन्य नाम लिखो ट्रांस हिमालय का। या जास्कर, जास्कर श्रेणी, ये लिख लेना। हाइट लिखो इसकी, ऊंचाई, ऊंचाई लिख लेना 2500 से 3500 मीटर। ये ऊंचाई है। मैंने इसलिए यहां पर नहीं लिखी, अगर इसके बाद लिखता तुम कहते कि 7817 के बाद कहां 2500, वहां पे देखा था ना आपने मैप में, कम ऊंचाई थी उसकी, तो 2500 से 3500 मीटर। कितना फैला हुआ है इसकी चौड़ाई, 2500 3500 मीटर, तो ऐसे ऊंचाई यहाँ जो दर्रे वगैरह होंगे उनकी ऊंचाई है। अब चौड़ाई में लिखो इसकी 20 से 30 किलोमीटर, या कितना फैला है वो, 20 से 30 किलोमीटर तक फैला है। और दिस एरिया, मतलब इस एरिया में क्या क्या है, तो हिंदी में आप लिखना इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में नीति, इस क्षेत्र में नीति, नीति पास या नीति दर्रा, माणा, कोमा कोमा करके लिखते जाना, ये भी पास ही है, नीति माणा, नेलंग घाटी, नेलंग, सांग चोकला, किंगरी भिंगरी, किंगरी विंगरी, आदि पास या दर्रे हैं, आदि पास या दर्रे हैं। इन पासों के नाम हैं, पहाड़ों में ऐसे नाम होते हैं, नीति, माणा, नेलंग, सांग चोकला, किंगरी भिंगरी, आदि पास है, आदि पास या दर्रे हैं। यह हिमालय तिब्बत में फैला है,
यह हिमालय तिब्बत में फैला है। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। रेन शैडो रीजन भी उसको कह सकते हैं। रेन शैडो रीजन। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है जहां छाया पड़ जाती है वृष्टि की। वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। परसों बताया था आपको वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। आप आए थे उस दिन? आप नहीं आए थे ना। आज पहले दिन आ रहे हैं। और आप आए थे। बताओ वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। रेन शैडो कहाँ पे बारिश कम होती है, कैसा प्रदेश? बारिश रुक जाती है, आगे रुकावट आ जाती है। दूसरे क्षेत्र में बारिश नहीं होती। रेन शैडो या वृष्टि छाया क्या है? छाया पड़ जाती है। जैसे यहां से बादल बने, बादल इधर टकराए, क्योंकि महान हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इधर बादल टकराए, बारिश कहाँ होगी? नीचे साइड होगी इधर। ठीक है। वैसे टकराने का अलग हम टकराना बोलते हैं, टकराते नहीं। वो संघनन वगैरह क्रिया है, उसमें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। सामान्य भाषा में उसको टकराना ही कहते हैं। टकराकर तुरंत फायरिंग थोड़ी होती है। बारिश किस माध्यम से होती है उसको आप समझते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज में उसको टकराना ही कह देते हैं। इससे टकराई तो इधर बारिश होगी। यहाँ क्या पड़ गया? सूखा। तो यहाँ पे मरुस्थल टाइप के क्षेत्र हो जाते हैं। बस चलो अगला इससे आगे। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप, महान हिमालय लिखो। ग्रेटर हिमालयन, महान हिमालय। अन्य नाम लिख लीजिए इसके। इंग्लिश वाले तो ग्रेटर ही लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लेना उच्च, हिंदी वाले लिख लेना बृहद, उच्च, बृहद, महान। और क्या था? एक नाम इंग्लिश वाले भी लिख लेना, हिमाद्री भी कहते हैं इसे। ठीक है। हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री इसलिए कहते हैं, हिम पड़ा रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए हिमाद्री है। ठीक है। हमेशा मतलब ग्लेशियर होते हैं, यहाँ बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए हिमाद्री इसका नाम है। अब इसकी हाइट लिखो, ऊंचाई लिख लेना। ऊंचाई, ऊंचाई तो आपने वहां पे भी लिखी थी। कितनी है ऊंचाई? 4500 से 7817 मीटर। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत लिखो। इस हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पश्चिमी है। नंदा देवी वेस्ट वाला, नंदा देवी पर्वत है। ऊंचाई लिख लो इसकी 7817 मीटर। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कहां कहां फैला है? कितने जिलों में फैला है उनके नाम लिख लीजिए। यह उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है। उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है। पहले गढ़वाल के जिले लिख लो, फिर कुमाऊं के लिख लेना। गढ़वाल के कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तरकाशी, और बताओ? चमोली, टिहरी,
रुद्रप्रयाग, ये जिले हो जाएंगे। कुमाऊं के बताओ, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये जिले लिख लो, आएंगे एग्जाम में। 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 जिलों में फैला है। 3 तो वही जिले थे उत्तर के, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। 2 जिले, 3 जिले और बने, वहां पे लिख लो 6 जिलों में फैला है। 6 जिलों के नाम लिख लो। आगे लिखना है, इस हिमालय में ग्लेशियर और पर्वत चोटियां हैं। क्या क्या है अगर एग्जाम में आएगा? इस हिमालय में है ग्लेशियर, ग्लेशियर और पर्वत है, और एक और लिख लेना, फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी भी है। माउंटेन रेंज वगैरह तो पता चल जाएगा, हाईएस्ट पीक भी आपने लिख ली बस। इसको महाहिमालय, हिमालय के हिमालय, यही सब नाम है। रिवर लिख लो, यहाँ पे कुछ नदियां, इस हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, नदियां लिख लो। नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ? नदियों का नाम लिख लेना, भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, यमुना, यमुना नदी, टॉन्स नदी, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, टॉन्स। पिंडर तो नीचे आ जाएगी, पिंडर नहीं है, पिंडारी ग्लेशियर वगैरह क्षेत्र से है, मैं बता दूंगा आगे। एक्स्ट्रा लिख लो। और बहुत सारी नदियां हैं, पिंडर भी वहीं से आएगी, लेकिन पिंडर की सहायक नीचे से आती है। पिंडर है, पश्चिमी धौली गंगा है, ठीक है, और भी कई नदियां हैं। तो मुख्य मुख्य नदियां ध्यान रख लेना, नदियां जब पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर एग्जामिनर ये पूछता है कि कौन सी नदियां ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, तो इसके बाद जब आप टॉपिक को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी नदियां ग्लेशियर से नहीं निकल रही हैं, क्योंकि मैं पूरा मैप में बताऊंगा कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, पूरा समझ आ जाएगा आपको। अब इसके बाद अगला हिमालय लिख लो, कौन सा हिमालय है अगला? सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को छोटा बोलते हैं लघु हिमालय, या इसी को बोला जाता है निम्न हिमालय। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय या स्मॉल हिमालय भी इसको कह सकते हैं। ये तो पता चल जाएगा ना, ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में है भाई, ऐसी चीजें मैं कम लिखा रहा हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा ग्रेटर हिमालय के साउथ में है, ठीक है। ये कहां कहां फैला है लिखो, ईस्ट टू वेस्ट 9 डिस्ट्रिक्टों में फैला है। 9 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख लो। यह पूरब से पश्चिम तक इन 9 जिलों में फैला है। पूरब से पश्चिम तक इन 9 जिलों में फैला है। नाम लिख लो एक एक करके, चंपावत,
लिख लीजिए चंपावत कौमा नैनीताल, चंपावत कौमा नैनीताल कौमा अल्मोड़ा, चंपावत नैनीताल अल्मोड़ा चमोली, चमोली पौड़ी, चमोली के बाद लिखिए पौड़ी, पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद टिहरी, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून। अब याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कल की 9 जिले याद करने से अच्छा 4 जिले याद कर लो। अगर लिखना चाहो नीचे लिख सकते हो आप। इन 4 जिलों में नहीं फैला है। और एक तो आपने पढ़ा था उधम सिंह नगर, एक पढ़ा था हरिद्वार, ये तो सबसे लास्ट के थे, ये तो होंगे ही नहीं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 4 जिलों में नहीं फैला है, ऐसे लिख सकते हो आप। बाकी 9 तो याद हो जाएंगे आपको। इन 4 जिलों में नहीं फैला है। इसके बाद लिखना इस हिमालय में सर्वाधिक बुग्याल या ग्रासलैंड, इस हिमालय में सर्वाधिक बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, सर्वाधिक बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाए जाते हैं। इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, इन्हें उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल प्यार, पूरा प आएगा। क्या क्या कहते हैं? बुग्याल एक प्यार होता है, एक प्यार होता है, ये पूरा है, ठीक है। प्यार कहते हैं, बुग्याल या प्यार। कहाँ कहते हैं बुग्याल या प्यार? उत्तराखंड में। नीचे लिख लो। और जगह क्या कहते हैं? जैसे थच, थच इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। मर्ग, मर्ग कहते हैं कश्मीर में। गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। इस हिमालय की कुछ रेंज लिख लो। इस हिमालय की कुछ श्रेणियां, श्रेणियां या रेंज, इसमें लिख लेना कौन कौन सी श्रेणियां हैं। रेंज में मसूरी, मसूरी लिख लेना। चक्राता, चक्राता, दोधा तोली, दोधा तोली, रानीखेत, नैनीताल, ये पहाड़ियां आती हैं, आदि पहाड़ियां आती हैं, या आदि रेंज पता ही चल जाएगा आपको। इसके बाद ना इस हिमालय में अल्पाइन वन पाए जाते हैं।
इस हिमालय में एल्पाइन एल्पाइन वन एल्पाइन वन पाए जाते हैं। ऊंचाई लिख ली थी, ऊंचाई लिख लो नीचे। हाइट कितनी है इसकी, हाइट लिख लो 3500 से 4500 मीटर। 3500 से 4500 मीटर। अब यहीं पर आप एक चीज समझोगे और टिम्बर लाइन, एक इसमें वृक्ष रेखा पाई जाती है। जैसे देखो वृक्ष रेखा से नीचे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। टिम्बर लाइन जो है, इस टिम्बर लाइन से नीचे क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। इससे नीचे पेड़ पौधे होंगे। कभी तुमने कोई पहाड़ी देखी होगी, पहाड़ों में गए होंगे कहीं, तो ऐसा देखा होगा तुमने पहाड़ी में कि एक ऐसी लाइन जैसी बनी है और उस लाइन से नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और उससे ऊपर बिल्कुल जो पहाड़ी है बिल्कुल वैसी है, नंगी टाइप की है, उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है। तो वो वाला क्षेत्र बुग्यालों वाला क्षेत्र होता है, वहां घास के मैदान होते हैं, ठीक है। तो टिम्बर लाइन है और एक स्नो लाइन है, हिम रेखा है, हिम रेखा। तो टिम्बर लाइन और स्नो लाइन, इसके बीच में क्या पाए जाएंगे, इसी के बीच में पाए जाते हैं बुग्याल, बुग्याल पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बना था, क्योंकि हिम रेखा से नीचे बर्फ पड़ेगी या ऊपर, ऊपर बर्फ पड़ेगी, ठीक है। एक रेखा जैसी बन जाती है। कई बार आप पहाड़ों में गए होंगे, आपने ये देखा होगा कि इस लाइन से ऊपर तो केदारनाथ वगैरह देखा होगा ना, केदारनाथ के ऊपर पहाड़ी के टॉप में तो बर्फ पड़ी है, टॉप में, और नीचे वाले हिस्से में बर्फ नहीं पड़ी है, क्योंकि वो हिम रेखा के क्षेत्र में नहीं है। हिम रेखा जहां तक लाइन होती है वहीं तक बर्फ पड़ती है। अब ये लाइन कहीं कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। लगभग ऊंचाई इसकी 4000 मीटर से शुरू हो जाता है, कहीं कई जगह पर उससे कम में भी हो जाता है। लगभग आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे, हिम रेखा के हिम रेखा और वृक्ष रेखा के मध्य में क्या मिलते हैं, बुग्याल मिलते हैं। टिम्बर लाइन और स्नो लाइन, इसके मध्य में क्या मिलते हैं, बुग्याल मिलते हैं। क्योंकि यहां भी कभी कभी बर्फ पड़ती है, जब वो पिघल जाती है हरे भरे घास के मैदान होते हैं। 1% पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ बस, बहुत कम, नहीं होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। 1% वृक्ष मिलेंगे कहाँ, इस एरिया में। लेकिन इस लाइन के नीचे वृक्ष पाए जाते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। हिम रेखा से ऊपर बर्फ पड़ती है, ठीक है। इस तरह से आप बना लो, एक छोटा सा मैप टाइप का बना लो, जब समझ आएगा आपको। ये डायग्राम जैसा बना लो और ऊंचाई लिख लेना है, ऊंचाई लिख लेना, तब समझ आएगा। ये क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल मत समझना इसको। वृक्ष रेखा, भाई वृक्ष रेखा बोल रहे हैं तो दिमाग में लगाना, इससे ऊपर वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष तो नीचे ही होंगे। हिम रेखा बोल रहे हैं तो हमेशा बर्फ ऊपर पड़ती है ज्यादा हाइट में, अपने आप समझ जाओगे तुम। बस ऊंचाई याद करना, 3200 और 4000। बीच में क्या होगा तब, बीच में होगी घास, घास के मैदान, जहां पशु चारक अपने पशुओं को चुगाने ले जाते हैं। हरे भरे घास के मैदान, बुग्याल, ये होगी।
बना लिया, इतना समझ भी आ गया। टिम्बल लाइन क्या है, वृक्ष रेखा तो समझ ही आ जाएगा। हिंदी वाले वृक्ष रेखा याद करना, हिम रेखा मतलब बर्फ की रेखा है, इससे ऊपर रेखा, रेखा लाइन हमने नहीं बनाई वो लाइन, प्रकृति द्वारा। एक ऊंचाई है हाइट, उस हाइट से ज्यादा में माइनस टेम्परेचर जाता है और बर्फ पड़ जाती है, बस। चलो, अगर जैसे वन रिपोर्ट आती है, मैं एक फॉरेस्ट सर्वे की एक रिपोर्ट बताऊंगा, वन रिपोर्ट, उसमें कितने वन है उत्तराखंड में ये बताऊंगा, तो उसके अनुसार माना जाता है कि लगभग 1% वृक्ष पाए जाते हैं इस श्रेणी में। सबसे ज्यादा पेड़ नीचे वाली श्रेणी में पाए जाएंगे। कहाँ सबसे ज्यादा है, उसने 1000 से 2000 मीटर में अलग बांट रखा है, 2000 से 3000 में, उसको भी बताऊंगा आगे, वो टॉपिक आएगा, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आएगी, अभी जारी हुई है 2023 वाली। अब एक चीज ध्यान रखना, जो बुग्यालों में पशुओं को चुगाते हैं उनके कुछ नाम है, अपने जानवरों को चराने ले जाते हैं, तो ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। बुग्यालों के पशुचारकों को क्या कहते हैं, जैसे बद्दी कहते हैं, बकरवाल कहते हैं, और वो भी कहते हैं उनको गुज्जर वगैरह, ये सब अपने पशुओं को चराते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, बुग्यालों के पशुचारकों को, यानी कि जो अपने पशुओं को चुगाने ले जाते हैं, बुग्यालों के पशुचारकों को अनवाल, पारसी, बद्दी, बकरवाल, इनके इंग्लिश नेम भी यही होंगे, गुज्जर आदि नामों से पुकारते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ना इसको, बकरी चराएगा तो बकरवाल, बस। गुज्जर तो देखे होंगे तुमने, भेड़ वो भैंस वगैरह ले जाते हैं पहाड़ों में चराने के लिए, तो वहां के लोग इनको क्या क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। अब एक रेंज लिख लेना आप, दूधातोली हेडिंग लिख लो, दूधातोली, दूधातोली लिख लीजिए। अगला हेडिंग, इसी में हेडिंग लिखोगे, इसी का एक पार्ट है छोटा, दूधातोली। मैंने कल बताया था दूधातोली क्यों कहते हैं। गाय को ले जाते हैं तो क्या भर जाती है, तौली, जो बर्तन होता है उसको तौली कहते हैं स्थानीय लोग, तो दूधातोली नाम पड़ा है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ऐसे कभी नहीं आएगा कि क्यों नाम पड़ा है। बस इसमें ये लिखना कितने जिलों में फैला है, 3 जिलों में। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी में फैला है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जनपद में फैला है। अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जनपद में फैला है। इसके बाद लिखना, यहां से 5 नदियां निकलती हैं और उनका नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां से 5 नदियां निकलती हैं, पांचों के नाम देखो। ये क्वेश्चन भी बना है, दूधातोली श्रृंखला से कितनी नदियां निकलती हैं, 5 नदियां हैं, और उनका नाम है पश्चिमी रामगंगा, वेस्ट रामगंगा। 2 रामगंगा है, एक का ईस्ट और वेस्ट। पश्चिमी रामगंगा, उसके बाद वीनो नदी, वीनो, उसके बाद आटागाड़, आटागाड़। अरे नामों से दिक्कत मत मानना, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, समझ आते जाएंगे। आटागाड़ के बाद है पश्चिमी रामगंगा, वीनो, आटागाड़, पूर्वी नयार, ईस्ट नयार और वेस्ट नयार। पूर्वी नयार और एक है पश्चिमी नयार, ईस्ट और वेस्ट हैं, 2 नयार हैं। नयार नदी, नयार नदी वहां बहती है सतपुली पौड़ी में। सारा पढ़ाऊंगा मैं नदियां, अभी आप इतना लिख लो, पश्चिमी रामगंगा, वीनो, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। 2 नदियां बहती हैं, एक को वेस्ट और एक को ईस्ट बोल दिया, ठीक है। मान के चलो एक नदी इस साइड है, एक नदी इस साइड है, ईस्ट वाली यहां हो जाएगी,
क्योंकि एक ही नाम से पता नहीं चल पाएगा ना, तो एक को पूर्वी एक को पश्चिमी बोल दिया, बस इतना ही फर्क है। तो ये नदियां हैं। लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया था, और आपको अचंभित हो जाओगे कि वहां नॉलेज वाले लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं कि हवा हवा में क्वेश्चन बना दिया। वहां क्वेश्चन बना था कि ये दूधातोली श्रृंखला किन दो नदियों को अलग करती है। शायद ये किसी एग्जाम में था, तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला था। देखो ऐसा है यहाँ पे, इस तरह से है ये है दूधातोली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? दूधातोली। अब यहाँ जो 5 नदियां हैं देखो किस तरह से है। पश्चिमी रामगंगा तो नीचे जाती है, ये तो है पश्चिमी रामगंगा है, और पश्चिमी रामगंगा की ही एक सहायक नदी है, इसकी हेल्प करती है और इसमें गिरती है, और उसका नाम है वीनो नदी। वीनो नदी ये होगी, ठीक है। ये तो नीचे आ गई, इस तरह से नीचे बहती है पश्चिमी रामगंगा। अब इसी में देखो पिंडारी ग्लेशियर से आती है पिंडर नदी, ऊपर से एक नदी बह रही है, और इस नदी का नाम है पिंडर, पिंडर रिवर, पिंडर। और इस पिंडर नदी में एक नदी गिरती है। मैंने पिंडर तो नहीं बताया ना, यहां से गिरती है, नहीं बताया। तो यहां से देखो एक नदी जाती है, इसकी हेल्प करती है और इसमें गिरती है ऊपर की तरफ। इसका नाम है आटागाड़। क्या नाम है इसका? आटागाड़ है। गाड़ मतलब क्या होता है पहाड़ों में? नदियां। गाड़ गधेरे, तो ये छोटे छोटे गधेरे जो होते हैं उनके नाम है। तो आटा नाम की नदी है, और 2 नदियां यहां से इस तरह से जाती हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। एक को आप मान लो पूर्वी नयार, ऐसा डायग्राम है यहाँ पे, और पश्चिमी नयार, ऐसा रिवर सिस्टम है, ऐसे नदियां जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं बाद में, पूर्वी और पश्चिमी नयार। इसको बनाना नहीं है, ऐसे समझ लो, बनाना हो तो देख लेना, बाकी नदियों में पढ़ाऊंगा। ये नीचे आ गई, ये किस साइड गई? इधर की तरफ गई ये नदियां, और ऊपर की तरफ चले गई। 5 नदियां होगी। कौन कौन सी 5 हुई? 1 2 3 4 5 नदियां हो गई। अब आयोग कितना समझदार निकला। आयोग ने बताया, पूछा कि किन 2 नदी तंत्रों को अलग करती है श्रृंखला। अलग कहने का मतलब है ये श्रृंखला थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई है। जैसे एक हिस्सा मान के चलो ऊपर की तरफ उठा है, वहां से नदियां, कोई नदी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे ढलान है, इधर की तरफ ढलान है तो इधर ही आ रही है नदियां। ऊपर कहने का मतलब उस साइड ढलान है तो उधर ही आ रही है। नॉर्थ में भी तो जा सकती है नदी। अब दिमाग में लगाना कि नॉर्थ में कैसे जाएगी, नॉर्थ में तो ऊंचाई है भाई, वहां तो ढलान होगी ना, ऊंचा क्षेत्र है, वहां से उस तरफ गिर रही है नदी, तो यहां जा रही है ये नदी। अब उसने पूछा कि किन 2 नदी तंत्रों को अलग करता है। वहां पे ऑप्शन में एक बनाया था पश्चिमी रामगंगा, और पश्चिमी रामगंगा और पिंडर, ऐसा ऑप्शन बनाया था एक। बाकी और ऑप्शन थे, उसने पूर्वी नयार पश्चिमी नयार नहीं दिया, 5 नदियों के नाम भी नहीं दिए। किन 2 को अलग कर रहा है? इसी को तो अलग कर रहा है, पश्चिमी रामगंगा और पिंडर नदी तंत्र को अलग कर रहा है। पिंडर रिवर सिस्टम है ना, पिंडर तो इससे लिंक नहीं है, लेकिन ये किसका पार्ट है? पिंडर रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि इसका पानी किसमें जा रहा है? पिंडर में। तो बड़ी नदी कौन है? पिंडर। उसने ये तो नहीं पूछा कि आटागाड़ को अलग कर रहा है या किसको कर रहा है, उसने पूछा कि पश्चिमी रामगंगा और पिंडर नदी तंत्र, और एक ऑप्शन बना दिया, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आधे लोग उसको लगा के आ गए, क्योंकि लोगों ने रटा था कि 5 नदियां निकलती है, पिंडर तो है ही नहीं। अरे उसने दिमाग लगाना था ना थोड़ा। पिंडर नदी तंत्र लिखा था, किन 2 बड़े नदी रिवर सिस्टमों को अलग करता है। 2 बड़े नदी तंत्र ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में नहीं था ना, तो वही तो आंसर लगाओगे। तो समझ आ गया तुम्हें, लोक सेवा आयोग ने पूछा है। और ऐसा मत समझना लोक सेवा आयोग बहुत हल्के क्वेश्चन बनाता है। देखो आपके एग्जाम में क्या है, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 40 क्वेश्चन आसान रहेंगे, 10 उसमें से 5 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा और कठिन रहेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे हमारे लिए भी टफ हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग बनाता है। और उसने एक बार कौसानी नदी का उद्गम, सबने पढ़ा था कि कौसानी नदी धार पानी धार, या उसका नदी, कौसानी बोल रहा हूं, कोसी नदी का उद्गम कौसानी की धार पानी धार से होता है, ऐसा सबने पढ़ा था। लेकिन आयोग ने वहां पे बना दिया पिनाकेश्वर श्रेणी लिखा है। मतलब आयोग में ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत नॉलेज ऐसी है कि बहुत टफ वाली, और हमने उस दौरान ये पढ़ा रखा था, किसी किताब में नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं,
केश्वर श्रेणी आया था, पिंडर नदी का उसका उद्गम, पिंडर बोल रहा हूँ, कोसी नदी का उद्गम। और मैंने ये बताया था कि जो कौसानी हम पढ़ते हैं ना, कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी के या पिनाकेश्वर श्रेणी के नीचे बसा है कौसानी, तो उसने पूछ लिया पिनाकेश्वर श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन में वो बताया नहीं, धार पानी धार भी नहीं दिया, कौसानी भी नहीं दिया। तो आयोग, लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई एग्जाम कराया था, उसमें आया था। मतलब अगर कंप्यूटर ऑपरेटर में आया है लोक सेवा आयोग, और में भी तो बना सकता है, एक्सपर्ट वो ही रहते हैं। अगर मान के चलो लोक सेवा आयोग के सिंपल पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप ये समझ लो कि वही क्वेश्चन आपका पीसीएस एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट तो वही है, क्वेश्चन बैंक उनका वही है, क्वेश्चन बनाने वाली टीम वही है उस तरह से। तो इस तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि आप तैयारी करते करते आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि किस आयोग का क्या पैटर्न है, कितना डेप्थ में हो जाता है, कहां तक पूछता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि क्या क्या पूछा गया है। आज तक मैं, मेरे से अगर पूछोगे आप, मुझे पता चल जाएगा कि कहां से क्या क्वेश्चन बना है, क्योंकि हर पेपर हम देखते हैं, सारे पेपर उत्तराखंड पीसीएस के, तो हर क्वेश्चन का पता है कि क्या क्या पूछा गया है अभी तक, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। समझ आ गया यहाँ तक? बस धोधातुली श्रृंखला इतनी है। चलो अब आगे, इससे आगे इसके बाद लिखना दून या द्वार। अगला हेडिंग लिख लो, दून द्वार। दून द्वार की हाइट लिख लेना 350 से 750 किलोमीटर, 350 से 750 मीटर, लगभग इतने मीटर पर है। कितना फैला है, लंबाई इसकी पूरी, ये 75 किलोमीटर है, लंबाई में लिख लेना 75 किलोमीटर फैलाव इसका। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चौड़ाई में 24 से 32 किलोमीटर, ये वाला हो जाएगा 24 से 32 किलोमीटर। ये हाइट तो ये होगी ना, यहाँ पे जो चीजें हैं उसकी हाइट, समझ में आ रहा है। ऊंचाई क्या होगी, 350 से 750 मीटर क्या है, यहाँ पे जो टिब्बे वगैरह हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, यहाँ से नीचे जाओगे नीचे खाई होगी, वहां पे कम ऊंचाई होगी। तो ये तो है 350 से 750। अब ये बहुत लंबा रेंज है आगे तक, तो 75 किलोमीटर है लगभग। अब आप कहोगे देहरादून तो बहुत छोटा है, 75 किलोमीटर तो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। मैंने कहा देहरादून वाले रेंज में, दून घाटी में देहरादून आता है, इधर से आगे पौड़ी तक क्षेत्र आता है, पौड़ी के बाद नैनीताल तक क्षेत्र आता है। ठीक है, मतलब ये रेंज पूरी फैली हुई है। जैसे अगर आप इसको मान लो उत्तराखंड, उत्तराखंड में देहरादून यहाँ पे है, तो ये रेंज ऐसे फैली है तिरछी यहाँ तक, यहाँ से पूरी 75 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर। मीटर में लिखना, किलोमीटर है, बाकी ये मीटर है, इसको किलोमीटर में लिख लेना, ये भी किलोमीटर है, 24 से 32 किलोमीटर। अब लिखना हिंदी वाले लिख लो इसमें, दून क्षेत्र को दून क्षेत्र के पूर्वी हिस्से को द्वार, दून क्षेत्र के पूर्वी हिस्से को द्वार, ईस्ट साइड इसको बोलते हैं द्वार, और पश्चिमी हिस्से को दून कहा जाता है। पूर्वी हिस्से को द्वार और पश्चिमी हिस्से को दून कहा जाता है। ईस्ट साइड को द्वार और वेस्ट साइड को दून कहा जाता है। जिसमें सबसे बड़ा दून देहरादून है, सबसे बड़ा दून लिख लो, सबसे बड़ा दून क्या है, देहरादून। अब एक किसी में लिख लेना नैनीताल के दून लिखो, नैनीताल में दूनों के कुछ नाम हैं। अगला लिखना नैनीताल के दून, नैनीताल के दून, तो वहां पे दून को कहते हैं नैनीताल में पाटली दून, पाटली दून, और एक है कोटा दून, कोटा दून। एग्जाम में आएगा पाटली दून कहाँ है, कोटा दून कहाँ है, आपका आंसर होगा नैनीताल में है। ठीक है,
समझ में आ गया? इतना ही है। वहां पे नाम है इसके, जो घाटी है ना, अभी तो यहाँ तो देहरादून बोल रहे हैं, वहां क्या बोलते हैं? पाटली दून और कोटा दून। अब ऐसे ही लिखो, पौड़ी के दून, कोठारी और चौखम। पौड़ी में लिख लेना कोठारी, और एक है चौखम। चौखम ये दून है पौड़ी में। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कोठारी दून कहाँ है, चौखम दून कहाँ है, आपका आंसर होगा पौड़ी जनपद में है। बस। क्या है? दून घाटी है। आप तो कहोगे दून तो यही है, वहां कहाँ आ गया? अरे घाटी है, यहाँ देहरादून है, दून नहीं। दून तो बहुत जगह है। अब एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से दोनों में से कौन सा दून नहीं है? और एक ऑप्शन आपको देख देगा, दून घाटी में कौन सा दून नहीं है? हर की दून, ऐसा दे देगा। हर की दून कहाँ है बताओ? उत्तर काशी है हर की दून। ये दून घाटी का क्षेत्र नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है उत्तर काशी। लिख सकते हो आप कि हर की दून दून घाटी का नहीं है, नाम ही उसका दून है सिर्फ, लेकिन दून घाटी का क्षेत्र नहीं है हर की दून। जरूरी थोड़ी है किसी का नाम दून होगा तो दून घाटी में ही होगा, उत्तर काशी में है ऊपर। हर की दून दून घाटी क्षेत्र में नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। उत्तर काशी में। आयोग ने बनाया है क्वेश्चन ऐसे। तो किस में होगा ये आ जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र में, ग्रेट हिमालय में है, उच्च हिमालय में है। हर की दून दून क्षेत्र में नहीं है, उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में।